हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। सो बिहार स्पेशल जीके के सीरीज में आज हम लोग इस वीडियो में मगध के परवर्ती गुप्त शासक, पालकालीन बिहार और मिथिला के कन्नाट शासक के से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और ये वीडियो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट वीडियो है, बिहार स्पेशल एंशिएंट हिस्ट्री का। सो इसके बाद हम लोग मिडिएवल पे जाएंगे। सो ओके, और इससे पहले जो भी वीडियोज़ मैंने बनाए हैं बिहार स्पेशल से रिलेटेड, उन सबको आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है या फिर ऊपर आई बटन पे आपको शो कर रहा होगा बिहार स्पेशल का। लेकिन पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा या चैनल से जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मगध के परवर्ती गुप्त शासक से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे अभी हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? मगध के परवर्ती गुप्त वंश का जो संस्थापक कौन था? कृष्णगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, दामोदर गुप्त या फिर कुमारगुप्त तृतीय। तो मगध के जो परवर्ती गुप्त वंश थे, इसका संस्थापक था कृष्णगुप्त, ठीक है। कृष्णगुप्त का शासनकाल कितना था? 510 ईस्वी से लेकर के 525 ईस्वी तक, ठीक है। 510 से 525 ईस्वी तक कृष्णगुप्त का कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखरी वंश के शासक को मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने पराजित किया था? तो मौखरी वंश के शासक को मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने पराजित किया था? दामोदर गुप्त ने, कुमारगुप्त तृतीय ने, कृष्णगुप्त ने या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो मौखरी वंश के जो है शासक को पराजित किया था कुमारगुप्त तृतीय ने, ठीक है। नेक्स्ट है, मौखरी वंश के शासक ने किस परवर्ती गुप्त शासक को पराजित कर मगध के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया था? तो मौखरी वंश के शासक को तो कुमारगुप्त तृतीय ने पराजित किया था, लेकिन मौखरी वंश के किस शासक ने परवर्ती गुप्त शासक को पराजित करके मगध के अधिकांश भाग पर अधिकार किया था? माधव गुप्त ने, दामोदर गुप्त ने, कृष्णगुप्त ने या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो दामोदर गुप्त ने जो है मगध के अधिकांश भाग पर अधिकार किया था परवर्ती गुप्त शासक को पराजित करके, ठीक है। दामोदर गुप्त कौन थे? मौखरी वंश के शासक थे। चलिए नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया था? हर्षवर्धन ने मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किसे किया था? माधव गुप्त को, दामोदर गुप्त को, आदित्य सेन को या फिर जीवित गुप्त को? तो हर्षवर्धन ने मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि माधव गुप्त को नियुक्त किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के मृत्यु के पश्चात बिहार के कुछ क्षेत्रों में तिब्बती राजवंश का अधिकार हो गया था। इसका अंत किस परवर्ती गुप्त शासक ने किया? कुमारगुप्त तृतीय ने, माधव गुप्त ने, आदित्य सेन ने या फिर जीवित गुप्त ने? तो हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद जो है बिहार के कुछ क्षेत्रों पर तिब्बती राजवंश का अधिकार हो गया था, जिसका अंत किया था आदित्य सेन ने, ठीक है। और ऐसा हुआ क्यों था? बिहार के किसी स्थानीय शासक थे जिनका नाम अर्जुन था। इसने क्या किया था? चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी, जिसके प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण कर दिया था, जिसका अंत आदित्य सेन ने किया, ठीक है। नेक्स्ट है, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? दामोदर गुप्त ने, जीवित गुप्त ने, आदित्य सेन ने या फिर माधव गुप्त ने? तो मगध के आदित्य सेन थे, ठीक है। आदित्य सेन थे वो शासक जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? आदित्य सेन ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? कुमारगुप्त द्वितीय, जीवित गुप्त द्वितीय, आदित्य सेन या फिर माधव गुप्त? तो मगध के परवर्ती गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो कृष्णगुप्त थे, लेकिन अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था जीवित गुप्त द्वितीय, ठीक है। और ये अंतिम शासक था जीवित गुप्त द्वितीय। इसको कन्नौज के शासक ने इसकी हत्या करके और इस वंश का अंत कर दिया था। किसने अंत किया था परवर्ती गुप्त वंश का? तो कन्नौज के शासकों ने किया था जीवित गुप्त की हत्या करके। चलिए नेक्स्ट है, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है? कृष्णगुप्त को, दामोदर गुप्त को, हर्षगुप्त को या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं? तो असंख्य शत्रुओं का विजेता इस नाम से जाना जाता है कृष्णगुप्त को, ठीक है। कृष्णगुप्त को असंख्य शत्रुओं के विजेता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मगध के परवर्ती गुप्त शासकों व उनकी उपाधियों को सुमेलित करना है, ठीक है। कौन से शासकों किस उपाधि से जाना जाता है? हर्षगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? हर्षगुप्त को वीर योद्धा के नाम से जानते हैं। कुमारगुप्त को किस नाम से जानते हैं? महाराजा अधिराज। जीवित गुप्त को जानते हैं राजाओं में सिरमौर, ठीक
ठीक है। राजाओं में सिरमौर नाम से जीवित गुप्त को जाना जाता है और आदित्य सेन को परम भट्टारक महाराजा अधिराज, ठीक है। तो ऑप्शंस मिलाते हैं। हर्षगुप्त को जाना जाता है वीर योद्धा के नाम से, ए का 2, देखिए ए का 2 ऑप्शन बी और सी दोनों में ही है। कुमारगुप्त को किस नाम से जाना जाता है, महाराजा अधिराज के नाम से, बी का 4 ऑप्शन सी में है सिर्फ। ओके, उसके बाद जीवित गुप्त को राजाओं में सिरमौर और आदित्य सेन को परम भटनागर महाराजा अधिराज, तो सी का 3 और डी का 1, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक के बारे में प्रचलित है कि उसने हिमालय तथा समुद्र तट के शत्रुओं को जीता था। तो किस परवर्ती गुप्त शासक के बारे में ये कथन जो है प्रचलित है कि उसने हिमालय तथा समुद्र तट के शत्रुओं को जीता था। दामोदर गुप्त, आदित्य सेन, कृष्णगुप्त या फिर जीवित गुप्त। तो ये जो कथन है कि उसने हिमालय तथा समुद्र तट के शत्रुओं को जीता था, ये कहा जाता है जीवित गुप्त के बारे में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन के मृत्यु के उपरांत मगध में विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो आदित्य सेन था, कुमारगुप्ता, देवगुप्ता या फिर माधवगुप्ता। तो हर्षवर्धन के मरने के बाद मगध में विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करने वाला जो प्रथम शासक बना वो आदित्य सेन था, जिसने हर्षवर्धन के मरने के बाद मगध में विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट है, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन त्से ने भारत की यात्रा की थी। कृष्णगुप्त, माधवगुप्त, महासेन गुप्त या आदित्य सेन। तो चीनी राजदूत जो थे वांग हुएन सेन, इन्होंने यात्रा की थी आदित्य सेन के शासनकाल में, ठीक है। आदित्य सेन के शासनकाल में इन्होंने यात्रा की थी। चलिए नेक्स्ट है, मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम बताना है। पहले कौन से, तो पहले तो कृष्णगुप्त ने परवर्ती गुप्त इसकी स्थापना की थी, परवर्ती गुप्त वंश की। तो सबसे पहले कृष्णगुप्त हैं, कृष्णगुप्त सारे ऑप्शंस में है। कृष्णगुप्त के बाद कौन आए थे, कृष्णगुप्त के बाद आए थे हर्षगुप्त, ठीक है। उसके बाद देखिए हर्षगुप्त अब कहीं पे भी नहीं है। उसके बाद आए थे जीवित गुप्त, फिर कुमारगुप्त, उसके बाद दामोदर गुप्त। ओके, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। फिर महासेन गुप्त थे, देवगुप्त थे, माधवगुप्त थे और लास्ट में आदित्य सेन थे। सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीनी यात्री इत्सिंग ने किस वर्ष बिहार की यात्रा की थी। तो इत्सिंग जो कि चीनी यात्री था, इसने बिहार की यात्रा किस वर्ष की थी, 675 ईस्वी में, 635 ईस्वी में, 405 ईस्वी में या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इत्सिंग ने जो है लगभग 675 ईस्वी के टाइम पे बिहार की यात्रा की थी और ये लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में इसने शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। तो इत्सिंग 675 ईस्वी के लगभग बिहार आया था और इसने 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के काल में बिहार में कौन सा विश्वविद्यालय सर्वाधिक प्रसिद्ध था। तिलक महाविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय या फिर नालंदा विश्वविद्यालय। तो हर्षवर्धन के काल में जो विश्वविद्यालय सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था वो नालंदा विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हेन सॉन्ग ने किस बौद्ध विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय या फिर नालंदा विश्वविद्यालय। तो हेन सॉन्ग ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में 5 वर्षों तक अध्ययन किया। कितने वर्षों तक, 5 वर्षों तक। अभी हमने देखा इत्सिंग ने 10 वर्षों तक अध्ययन किया था और हेन सॉन्ग ने 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। कब से कब तक, 635 से 40 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेन सॉन्ग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की थी। हेन सॉन्ग पाटलिपुत्र कब आया, तो 635 ईस्वी में। 635 से लेकर 40 तक इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था 5 वर्षों तक। तो 635 में ये पाटलिपुत्र आया था। नेक्स्ट है, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को किस शासक ने क्षति पहुंचाई। राज्यवर्धन, ग्रहवर्मन, शशांक या हर्षवर्धन। तो ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को जो है शशांक ने क्षति पहुंचाया था। इसने ये शशांक कौन था, बंगाल का शासक था। तो ये बहुत क्रूर था। इसने जो है बोधि वृक्ष को 3 बार काटा लेकिन और जड़ से, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया। इसने फिर आग लगा दिया, ठीक है। तो ये बहुत क्रूर था। इसने महाबोधि वृक्ष को जो है क्षति पहुंचाई थी। ओके, नेक्स्ट पालकालीन बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। पाल वंश का संस्थापक कौन था। देवपाल, धर्मपाल, गोपाल या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो पाल वंश के जो संस्थापक थे वो गोपाल थे। गोपाल का शासनकाल 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक था, ठीक है। तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे, गोपाल थे।
चलिए नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या महीपाल? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी ये धर्मपाल ने की थी। इनका शासन कब से था? 770 से 810 तक। गोपाल के बाद धर्मपाल का शासन था। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की? तो धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। धर्मपाल किस वंश से थे? पाल वंश से थे। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय आधुनिक बिहार के किस जिले में स्थित था? नालंदा, पटना, गया या भागलपुर? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये भागलपुर में स्थित था। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? हर्ष एवं धर्मपाल, हर्ष एवं देवपाल, हर्ष, धर्मपाल और देवपाल, धर्मपाल एवं देवपाल। तो नालंदा महाविहार को जो है विश्वविद्यालय को आर्थिक अनुदान देने वाला जो शासक था वो हर्ष, धर्मपाल और देवपाल, ये तीनों ही था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह पाल शासक कौन था जिसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या फिर रामपाल? तो मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला जो पाल शासक था वो देवपाल था। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को पाल शासकों के द्वारा विशेष प्रोत्साहन दिया गया? महायान को, हीनयान को, वर्जयान को या उपयुक्त सभी को? तो पाल शासकों के द्वारा जो विशेष प्रोत्साहन दिया गया था वो महायान को दिया गया था। नेक्स्ट है, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था? देवपाल, धर्मपाल, महीपाल या गोपाल? तो शैलेंद्र वंश के जो शासक थे जिन्होंने नालंदा में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था वो थे देवपाल। ठीक है, देवपाल जो कि शैलेंद्र वंश के शासक थे, इन्होंने नालंदा में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांवों को दान दिया था किसने? धर्मपाल ने, देवपाल ने, न्यायपाल ने या फिर गोपाल ने? तो नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांवों को दान दिया था धर्मपाल ने। नेक्स्ट है, किस पाल वंशीय शासक ने उदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था? गोपाल ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने या न्यायपाल ने? तो उदंतपुरी में बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था गोपाल ने। ठीक है, जो पाल वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, बिहार में कांस्य मूर्तियों के निर्माण की उन्नत शैली किस काल में विकसित हुई? गुप्त काल में, मौर्य काल में, शुंग काल में या फिर पाल काल में? तो बिहार में कांस्य मूर्तियों के निर्माण की जो उन्नत शैली विकसित हुई है ये पाल काल में हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बिहार में पालकालीन कांस्य मूर्ति कला की एक उन्नत शैली विकसित हुई। कांस्य मूर्ति कला के निर्माण की शैली में निर्णायक देन थी किसने जो है अपना निर्णायक देन दिया कांस्य मूर्ति कला के निर्माण में? बुद्धगुप्त एवं सुग्रीव ने, धीमन एवं बिठफाल ने, जमला एवं हथग्रीव ने या उपर्युक्त सभी ने? तो बिहार में पाल युग में जो है पालकालीन कांस्य मूर्ति कला की एक उन्नत शैली की जो विकसित हुई थी, इसमें सबसे अधिक निर्णायक देन जो था वो धीमन एवं बिठफाल का था। ठीक है, धीमन और बिठफाल का था। एशिया के विभिन्न देशों में पीतल और कांस्य की शिक्षा इन्होंने दी। धीमन और बिठफाल ने हर जगह जा कर इन्होंने जो है शिक्षा दी लोगों को। तो धीमन और बिठफाल का जो है सबसे ज़्यादा इसमें योगदान था। चलिए नेक्स्ट है, पाल काल के मुख्य कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिठफाल कहाँ के निवासी थे? मुंगेर, गया, नालंदा या फिर पटना? तो धीमन और बिठफाल जो थे ये नालंदा के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? नालंदा के। चलिए नेक्स्ट है, पाल वंश की कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? पाल वंश की जो कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नालंदा एवं कुड़ियार, गया से, लोहानीपुर, पटना एवं मुंगेर से या उपर्युक्त सभी से? तो पालकालीन जो कांस्य प्रतिमाएं हैं इसका साक्ष्य नालंदा और कुड़कीहार, गया से मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल काल के मुख्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिठपाल किनके समकालीन थे? न्यायपाल एवं रामपाल के, धर्मपाल एवं महीपाल के, गोपाल के या धर्मपाल एवं देवपाल के? तो धीमन और जो बिठपाल थे ये दोनों समकालीन थे धर्मपाल और देवपाल के। धीमन बिठपाल कौन थे? ये जो बिठपाल था ये इसका पुत्र था धीमन का। ठीक है, धीमन का पुत्र बिठपाल था। ये दोनों बाप बेटे ने जो है मूर्ति कला को बहुत ज़्यादा फैलाया था। ओके, नेक्स्ट है, चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्रिक, पर्याग, परमित और पंचरक्ष किस काल के हैं?
चित्रित पांडुलिपि जो है, पांडुलिपियों का नाम है अष्टसहरिस, प्रयाग, परमित और पंचरक्ष। ये किस काल के हैं? मौर्य काल के, गुप्त काल के, पाल काल के या फिर सल्तनत काल के? तो ये पाल काल के थे। ठीक है, अष्टसहरिक, प्रयाग, परमित और पंचरक्ष। चलिए नेक्स्ट है, पाल काल की चित्रकला का भित्ति चित्र रूप किस क्षेत्र से है? गया से, मुंगेर से, पटना से या नालंदा से? तो पाल काल की जो चित्रकला है इसका भित्ति चित्र रूप किस क्षेत्र से है? इसका भित्ति चित्र रूप जो है ये नालंदा से है। चलिए नेक्स्ट है, पाल वंश के शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगीर या तिरहुत? तो पाल वंश के जो शासक थे वो अपना आदेश प्रसारित करते थे पाटलिपुत्र से। ठीक है, कहाँ से अपना आदेश प्रसारित करते थे? पाटलिपुत्र से करते थे। नेक्स्ट है, पाल काल में श्रीनगर भुक्ति किसे कहा जाता था? अंग को, मगध को, वज्जी को या विदे को? तो श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था मगध को। मगध को श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था। और अंग को क्या कहा जाता था? पुंडवर्धन भुक्ति। अंग को पुंडवर्धन भुक्ति कहा जाता था और श्रीनगर भुक्ति मगध को कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने किस क्षेत्र में विदेशी छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण कराया था? सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने जो है विदेशी छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण कराया था। कहाँ कराया था? उदंतपुरी, नालंदा, पाटलिपुत्र या फिर विक्रमशिला? तो नालंदा में सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने विदेशी छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण कराया था। ओके, नेक्स्ट मिथिला के कर्नाट शासक, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राजवंश का उदय 1097-98 ईस्वी में निम्नलिखित में किसके शासनकाल में हुआ था? रामपाल, महीपाल, नयपाल या देवपाल? तो कर्नाट राजवंश का जो उदय हुआ था तिरहुत में, ये 1097-98 में हुआ था। ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये रामपाल के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? रामपाल के शासनकाल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राजवंश का संस्थापक था? तो कर्नाट राजवंश का जो संस्थापक था वो रामपाल, नयदेव, नरसिंहदेव, रामसिंहदेव में से कौन था? तो ये नन्नदेव जो था इसने कर्नाट वंश की स्थापना की थी। कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? नन्नदेव ने। नेक्स्ट है, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? पटना, वैशाली, तिरहुत या सिमरावगढ़? तो मिथिला के जो कर्नाट शासक थे इनकी राजधानी सिमरावगढ़ थी। ओके, नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? शिव सिंह, हरि सिंह, कृति सिंह या महेश सिंह? तो कर्नाट वंश की स्थापना तो नन्नदेव ने की थी, लेकिन इसका अंतिम शासक कौन था? इसका अंतिम शासक था हरि सिंह। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत किस ईस्वी में हुआ? 1378 ईस्वी में, 1275 में, 1401 में या 1210 ईस्वी तक? तो कर्नाट वंश का जो पूर्णतः अंत हुआ ये 1378 ईस्वी तक हो गया था। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो सब याद रखिएगा सारा एग्जैक्ट जो भी बता रही हूँ मैं। प्रैक्टिस करते रहिएगा, वीडियो को 1-2 बार देखिए और खुद से नोट्स बना लीजिए। ठीक है, या फिर मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, तो वहाँ से आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना, ये भी कर सकते हो। नेक्स्ट है, बिहार में किसके समय में पंजी प्रथा का विकास हुआ था? कर्नाट वंश, गुप्त वंश, पाल वंश या हर्यक वंश? तो पंजी प्रथा का विकास जो हुआ था ये कर्नाट वंश के टाइम पे हुआ था। पंजी प्रथा का विकास किसके टाइम पे हुआ था? कर्नाट वंश के टाइम पे हुआ था, 7वीं सदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी का तिरहुत में आगमन कब हुआ था? 1142 में, 1234 में, 1321 में या 1134 में? तो तिब्बती इतिहासकार थे धर्म स्वामी, इनका तिरहुत में आगमन हुआ था 1234 ईस्वी में। ठीक है, 1234 ईस्वी में धर्म स्वामी का तिरहुत में आगमन हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किस शासक का अधिकार था? नरसिंह देव का, हरि सिंह देव का, राम सिंह देव का या महेश सिंह देव का? तो बख्तियार खिलजी ने जब बिहार पर आक्रमण किया था उस समय कर्नाट राज्य का शासक कौन था? उस समय कर्नाट राज्य के शासक नरसिंह देव थे। चलिए नेक्स्ट है, तुर्की सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री है? लामा तारानाथ, धर्मस्वामी, मुल्ला तकिया या फिर बी एवं सी दोनों? तो तुर्क सेनापति था तुगरिल तुगन, इसने मिथिला पर आक्रमण किया था। इसके बारे में जो है धर्मस्वामी और मुल्ला तकिया इन दोनों ने ही चर्चा की है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुर्की सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक कौन था? तो जब तुगरिल तुगन ने अभियान किया था
तो उस समय कर्नाटक राज्य का जो है शासक वो कौन था, नरसिंह देव, राम सिंह देव, हरि सिंह देव या महेश सिंह देव। तो उस समय राम सिंह देव जो है वो शासन कर रहा था। नेक्स्ट है, कर्नाटक वंश के शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था, नरसिंह देव, हरि सिंह देव, राम सिंह देव या कीर्ति सिंह देव। तो कर्नाटक राजवंश के जो है समाज सुधारक के नाम से प्रसिद्ध थे वो हरि सिंह देव थे, एक महान समाज सुधारक थे हरि सिंह देव। ठीक है। नेक्स्ट है, मिथिला के क्षेत्र में मुख्य रूप से पंजी प्रथा किसके शासनकाल में विकसित हुई थी, शिव सिंह देव, महेश सिंह देव, हरि सिंह देव या फिर राम सिंह देव। तो पंजी प्रथा जो है ये विकसित हुई थी हरि सिंह देव के शासन काल में, जो जिनको महान समाज सुधारक, एक महान समाज सुधारक के नाम से जाना जाता है हरि सिंह देव को। इनके टाइम पे ही पंजी प्रथा जो है विकसित हुई थी। ओके, सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट वीडियो था बिहार जीके का। अब हम लोग जो वीडियो लाएंगे वो मीडिएवल हिस्ट्री का होगा, उसके बाद मॉडर्न पे जाएंगे, फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे सब होगा। वैसे तो मैं बहुत पूरा कोशिश कर रही हूँ, डेली आप लोग के लिए वीडियो ला रही हूँ। तो आई होप कि मैं नोटिफिकेशन आने से पहले आपका बिहार जीके कंप्लीट करवा दूँगी। ठीक है। सो बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।